चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था में अशोक ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसका हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। एक महान विजेता एवं सफल धर्म प्रचारक होने के साथ साथ ही अशोक एक कुशल प्रशासक भी था। उसने किसी नई शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, अपितु अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं सुधार कर उसे अपनी नीतियों के अनुकूल बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य धम्म का अधिकाधिक प्रचार करना हो गया था। अशोक का धम्म प्रजा के नैतिक एवं भौतिक उत्थान का सबल माध्यम था। धम्म विषयक इस मूलभूत अवधारणा के फलस्वरूप ही उसने पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए और कुछ नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की। सबसे पहले सम्राट और मंत्री परिषद। अशोक एक विस्तृत साम्राज्य का एक छत्र शासक था। उसने देवानाम्पीय की उपाधि ग्रहण की थी। सिद्धांततः वह निरंकुश एवं सर्वशक्तिमान था, किंतु व्यवहार में अशोक एक प्रजावत्सल सम्राट था। अपनी प्रजा को वह पुत्रवत मानता था और इस प्रकार राजतंत्र के संबंध में उसकी धारणा पितृपरक थी। वह प्रजाहित को सर्वाधिक महत्व देता था और अपने छठे शिलालेख में अपनी इसी भावना को व्यक्त करते हुए अशोक कहता है कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। ऐसा मेरा मत है। सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा काम नहीं है। मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ वह इसलिए कि भूतों के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। मैं इनको इस लोक में सुखी बनाऊं और वे दूसरे लोक में स्वर्ग को प्राप्त हो सके। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि राजत्व विषयक उसके आदर्श उदात्त थे। अशोक राजा के प्रति प्रजा ऋण की भी बात करता है, जो केवल प्रजा की भलाई करके ही चुकाया जा सकता है। उसकी यह कल्पना सर्वथा नवीन एवं मौलिक भी थी। अशोक के अभिलेखों में परिषा शब्द का उल्लेख हुआ है। वह अर्थशास्त्र की मंत्री परिषद ही थी। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि अशोक का प्रधानमंत्री यानी अग्रमात्य राधागुप्त था। ऊंचे कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा उन्हें निर्देश देने का अधिकार भी परिषद को था। तीसरे और छठे शिलालेखों से मंत्री परिषद के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। तीसरे लेख से पता चला है कि परिषद के आदेश विधिवत लिखे जाते थे, जिन्हें स्थानीय अधिकारी जनता तक पहुंचाते थे। छठे शिलालेख के अनुसार सम्राट के मौलिक आदेशों तथा विभागीय अध्यक्षों द्वारा आवश्यक विषयों पर लिए गए निर्णय के ऊपर मंत्री परिषद विचार करती थी और उसे इनमें संशोधन करने अथवा बदल देने तक के लिए सम्राट से सिफारिश करने का अधिकार था। अशोक कहता है कि यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो अथवा किसी विषय पर मंत्री परिषद में मतभेद हो तो इसकी सूचना उसे तुरंत भेजी जाए। राजकीय आदेशों को पुनर्विचार अथवा परिवर्तन के लिए सम्राट के पास भेजना यह सिद्ध करता है कि मंत्री परिषद मात्र सलाहकारी संस्था ही नहीं थी, अपितु उसे वास्तविक एवं विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। दिव्यावदान से ये पता चलता है कि मंत्री परिषद के विरोध के कारण अशोक को बौद्ध संघ के प्रति किया जाने वाला अपव्यय रोकना पड़ा था। इस प्रकार परिषा की स्थिति आधुनिक सचिवालय जैसी थी, जो सम्राट और महामात्रों के बीच प्रशासनिक निकाय का कार्य करते थे। प्रांतीय प्रशासन। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। उसके अभिलेख में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। और 5वां और अंतिम प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहाँ सम्राट स्वयं शासन करते थे। इसके अतिरिक्त और भी प्रांत रहे। राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार तथा आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, कलिंग और उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गई थी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश के अनुसार उसने अपने छोटे भाई तिष्य को
उपराजा नियुक्त किया था और उसके भिक्षु हो जाने पर अशोक का पुत्र महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ। संभवतः उपराजा का पद प्रधानमंत्री जैसा होता था। अन्य प्रांतों में दूसरे उच्च पदाधिकारी राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इन पदों पर नियुक्ति बिना किसी जाति अथवा धर्म के भेदभाव से की जाती थी। रुद्रदामन प्रथम के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि यवन तुसास्प काठियावाड़ में अशोक का राज्यपाल था। इससे पता चलता है कि छोटे प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी। राज्यपाल को प्रांतीय प्रशासन में सहायता देने के लिए भी एक मंत्री परिषद होती थी। उनके अधिकार केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिक होते थे। ये प्रांतीय शासकों की निरंकुशता पर नियंत्रण भी रखते थे और कभी कभी ये सम्राट से सीधा आदेश प्राप्त कर उसे कार्यान्वित कर देते थे। प्रांतों के अधीन जिलों के शासक होते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा न होकर स्वयं संबंधित प्रांत के राज्यपाल द्वारा ही की जाती थी। ये बात सिद्धपुर लघु शिलालेख से सिद्ध होती है। इनमें अशोक इसाला के महापात्रों को सीधे आदेश न देकर दक्षिणी प्रांत के कुमार के माध्यम से ही आदेश प्रेषित करता है। प्रशासनिक पदाधिकारी अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते थे और सम्राट की संपत्ति का भी प्रबंध करते थे। उन्हें इस कार्य में धन व्यय करने का भी अधिकार था। इससे राजस्व की वृद्धि हो सकती थी। अर्थशास्त्र में युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। वही युक्त का वर्णन लेखाकार के रूप में मिलता है। राजुक वूलर ने बताया है कि इस पदाधिकारी का संबंध जातक ग्रंथों के रज्जु ग्राहक यानी कि रस्सी पकड़ने वालों से है। इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के लिए अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी यानी कि सेटलमेंट ऑफिसर की भांति होते थे। राजुक का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता था। वे कई लाख लोगों के ऊपर नियुक्त किए गए थे। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक राजुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए राजुकों की नियुक्ति की। राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, परंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। उन्हें वे दंडों में छूट भी दे सकते थे। राजुक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे और उन्हें उपहार आदि भी दिया करते थे। इस प्रकार राजुकों की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का ही कार्य देखना पड़ता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि स्ट्रेबो मौर्य प्रशासन में मजिस्ट्रेट के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख करता है जो नदियों की देखभाल करते थे, भूमि की पैमाइश करते थे और जिन्हें पुरस्कार और दंड देने का भी अधिकार था। स्पष्टतः यह राजुकों की ओर ही संकेत करता है। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। उसे न्याय का कार्य भी करना पड़ता था। प्रादेशिकी अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रदेष्टा नामक पदाधिकारी था, जिसे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देखरेख करनी पड़ती थी। इससे स्पष्ट है कि प्रादेशिक उपयुक्त दोनों अधिकारियों में वरिष्ठ होता था। प्रादेशिक और राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे। अपने तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि उसने युक्त, राजुक और प्रादेशिकों को पंचवर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया है। इस प्रकार के दौरे को उसने अनुसंयान कहा है। इसमें वे प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करते थे, ताकि लोगों का पारलौकिक जीवन सुखमय हो सके। अशोक स्वयं भी अपने विशाल साम्राज्य का दौरा किया करता था तथा व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता था। 12वें शिलालेख में 3 और पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं।
धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र और ब्रज भूमिक महामात्र। धम्म महामात्र ये अशोक की अपनी कृति थी, जिनकी नियुक्ति उसने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में की थी। इनका कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। साथ ही धम्म महापात्र ये भी देखते थे कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक दंड अथवा यातनाएं तो नहीं दी गई है। स्त्रियाध्यक्ष ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ब्रज भूमिक ये गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को ब्रज कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक और अंत महामात्र नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। नगर व्यवहारिक नगर का न्यायाधीश होता था। अंत महामात्र वे पदाधिकारी थे जो सीमावर्ती प्रदेशों में जाया करते थे। कुछ अन्य विद्वान अंत महामात्र को सीमावर्ती प्रांत का उच्च पदाधिकारी अथवा उसका रक्षक भी बताते हैं। अशोक के लेखों में अंत शब्द का प्रयोग सीमा प्रांत के शासक तथा अथवा उसकी प्रजा के लिए किया गया है। ये पदाधिकारी सीमांत लोगों के बीच कार्य करते थे और उन लोगों तक सम्राट की नीति को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे। न्याय प्रशासन। न्याय के क्षेत्र में भी अशोक ने सर्वाधिक सुधार किए। उसके धौली तथा जोगढ़ के पृथक शिलालेखों में वह नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे बिना किसी उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दे। वह उन्हें ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, आलस्य आदि दुर्गुणों से मुक्त रखते हुए निष्पक्ष मार्गों का अनुकरण करने का उपदेश देता है। साथ ही उन्हें याद दिलाता है कि वह अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से स्वर्ग प्राप्त करेंगे तथा राजा के ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। 5वें शिलालेख में धर्म महापात्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्तियों का निरीक्षण करते थे। यदि उन्हें अकारण दंड मिला होता था तो वे उसे मुक्त कर सकते थे। अपराधी का परिवार यदि बड़ा होता था तो वे उसे धन देते थे और यदि अपराधी अधिक वृद्ध होता तब उसे स्वतंत्र भी करा देते थे। अशोक प्रति 5वें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों की जांच के लिए महामात्रों को दौरे पर भेजा करता था। न्याय प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष राजुकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान कर दिए। अब वे अपनी विवेक शक्ति के अनुसार अपराधी पर अभियोग लगा सकते थे तथा उन्हें दंडित कर सकते थे। इससे पूर्व प्रादेशिक तथा नगर व्यवहारिक भिन्न भिन्न प्रदेशों में न्याय का कार्य करते थे, जिससे निर्णय संबंधी भेदभाव बना रहता था। अतः इस दोष को दूर करने के लिए राजुकों को न्याय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वे सर्वा बना दिया गया और अन्य 2 अधिकारियों को इनसे मुक्त कर दिया गया। अशोक ने दंड विधान को भी उदार बनाने का प्रयत्न किया। यद्यपि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया, फिर भी मृत्युदंड पाए हुए व्यक्तियों को 3 दिनों की मोहलत यानी राहत दी जाती थी, ताकि वे अपने अपराधों पर पश्चाताप कर सके तथा अपना पारलौकिक जीवन सुखमय बना सके। इस अवधि में उनके सगे संबंधी दंड को कम कराने के लिए राजुकों के पास आवेदन भी कर सकते थे। उसने अनेक अमानवीय यातनाओं को भी बंद करवा दिया था। इस प्रकार अशोक सच्चे अर्थों में जनहितैषी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य में प्रतिवेदक समाज को सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी होता था नियुक्त किए थे तथा उन्हें स्पष्ट आदेश थे कि प्रत्येक समय में प्रत्येक स्थान में, चाहे मैं भोजन करता रहूं, अंतपुर, शयन कक्ष, ब्रज में रहूं या पालकी पर रहूं, उद्यान में रहूं, सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना दे। मैं सर्वत्र जनता का कार्य करता हूं। इसी प्रकार प्रथम पृथक शिलालेख में वह प्रजा के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इच्छा करता हूँ कि वे सभी इहलौकिक और पारलौकिक हित और सुख से संयुक्त हो, उसी प्रकार सभी मनुष्यों के लिए भी मेरी यही इच्छा है।
अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की भी स्थापना करवाई थी और जो औषधियाँ देश में प्राप्त नहीं हुई थी उन्हें बाहर से मंगवा कर रखवाया गया था। प्रबुद्ध राजतंत्र। सिद्धांत रूप में मौर्य सम्राट की स्थिति निरंकुश शासक जैसी थी, किंतु व्यवहारिक रूप में वह कदापि निरंकुश नहीं था। मौर्य शासक अपनी प्रजा के हितों के प्रति काफ़ी सजग थे तथा उन्हें रात दिन उनकी चिंता बनी रहती थी। अर्थशास्त्र में भी प्रजा हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कौटिल्य का निश्चित मत है कि राजा को प्रजा की कठिनाइयाँ सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिए सदा सुलभ रहना चाहिए, यानी कि उपलब्ध रहना चाहिए। इसी प्रसंग में वह स्पष्ट चेतावनी देता है कि जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है वह शीघ्र ही प्रजा के कोपभाजन बनता है और उसका विनाश हो जाता है। निरंतर कार्य में संलग्न रहना राजा का कर्तव्य बताया गया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भी इस बात की सूचना देता है कि सम्राट प्रजा के कार्यों को करने के लिए दिन भर राजसभा में बैठा रहता था। यहाँ तक कि शरीर मालिश करवाते समय भी वह प्रजा की शिकायतें सुनता था। अशोक को भी प्रजा हित की चिंता बराबर रहती थी। सर्वोच्च शक्ति और वैभव को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी वह अपने को प्रजा का सेवक ही समझता रहा। उसने यह भली भांति समझ लिया था कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है और ये जान लेने के बाद उसने अभी अपने सभी स्रोतों को प्रजा हित साधन में लगा दिया। राजत्व संबंधी उसकी अवधारणा पितृपरक थी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस अवधारणा का उल्लेख मिलता है।